नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, सीटेट पेपर 2 सोशल साइंस के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ती है। उसी के अंतर्गत मैंने संपूर्ण एनसीईआरटी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के ऐसे टॉप क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण साबित होंगे। आइएगा इस इम्पोर्टेंट क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा ऋतुओं में परिवर्तन का कारण है? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर स्थिर कक्षा में परिक्रमण। उपर्युक्त सभी कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा? सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर हो जाएगा। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में जो परिवर्तन होते हैं वही आपका क्या होता है? ऋतुओं के परिवर्तन का मुख्य कारण होता है। ऑप्शन 1 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। भारत में जाति व्यवस्था निम्नलिखित में से क्या दर्शाती है? भेदभाव को दर्शाती है, पदानुक्रम को दर्शाती है, विविधता को दर्शाती है या पूर्वाग्रह को दर्शाती है? कौन सा यहाँ पर सही होगा? ऑप्शन ए होगा, बी होगा या सी होगा या आपका डी होगा? चलिए यहाँ पर जान लेते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। भेदभाव और विविधता से आपके एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आपको बताता हूँ। भारत में जो जाति व्यवस्था है वो निम्नलिखित में से क्या दर्शाती है? वो भेदभाव को भी दर्शाती है। जो जाति व्यवस्था है वो भेदभाव को भी दर्शाती है। पदानुक्रम यानी कि जो वंशागत हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है, वही आपका हो जाता है पदानुक्रम। उसी को भी आपकी जाति व्यवस्था दर्शाती है। सही हो जाएगा ये भी। और विविधता, क्या जाति व्यवस्था विविधता को दर्शाती है? बिल्कुल नहीं दर्शाती है। विविधता एक ऐसा सम्मानीय शब्द है। विविधता का मतलब होता है लोगों के विभिन्न धर्म, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लोगों की विभिन्न भाषाएं, तमिल, मराठी, हिंदी, गुजराती, और लोगों के विभिन्न प्रकार के पहनावे, खाना, पकवान, ये सभी जो हैं ये आपकी विविधता, यही आपका विविधता होता है। अगला कथन डी है कि पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह भी जाति व्यवस्था को यहाँ पर दर्शाता है। तो यहाँ पर आपके कथन ए, कथन बी और कथन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएंगे। सी को छोड़कर सभी यहाँ पर सही हैं। जिस भी ऑप्शन में सी है उसको यहाँ पर आप काट दो, यानी कि ए यहाँ पर नहीं होगा और उसके बाद इसमें भी आपका सी लगा है, ये भी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो थर्ड है वही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। दक्षिणी अफ्रीका में भिन्न जातियों के आधार पर लोगों को पृथक करने व अलग रहने के लिए पूर्व औपचारिक सरकारी नीति को कहा जाता है? निर्जातीय जाति व्यवस्था, रंग भेद या प्रजातिवाद? यहाँ पर कौन सा राइट जवाब होगा? राइट जवाब यहाँ पर हो जाएगा रंग भेद कहते हैं। ठीक है, जो प्रजातियों के आधार पर लोगों को पृथक यानी कि अलग करने के लिए जो सरकारी नीति थी उसको कहा जाता था रंग भेद। चलिए इस पर यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बात कही गई है, उसको यहाँ पर जान लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका में नेशनल पार्टी की सरकार द्वारा सन 1948 में विधान बनाकर काले और गोरे लोगों को अलग निवास करने की प्रणाली लागू की गई थी। इसी को क्या कहते हैं? इसी को रंग भेद नीति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी कि काले लोग और गोरे लोग दोनों का स्थान रहने का अलग अलग होगा। इसी को कहा जाता है रंग भेद नीति। अफ्रीका की भाषा में अपार्थीड का शाब्दिक अर्थ होता है अलगाव या पृथकता। यह नीति 1944 में समाप्त कर दी गई थी और शुरू 1948 में आपकी की गई थी और 1994 में समाप्त कर दी गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर यहाँ पर आ जाते हैं। अगला आ चुका है यहाँ पर। भारत में ग्राम पंचायत के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ग्राम पंचायत की यहाँ पर बात कही गई है। समुदाय के काम के लिए ग्राम पंचायत दान ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। ग्राम पंचायत के पास स्थानीय कर लगाने की भी शक्ति होती है। क्या उनके पास शक्ति होती है? बिल्कुल होती है। ग्राम पंचायत के पास स्थानीय लोगों से कर लगाने के लिए।
अलग अलग राज्य पंचायत के विषय में अलग अलग कानून बना सकते हैं। बिल्कुल, जैसे आपका गुजरात हो गया, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है। उनकी जो राज्य हैं वो अपने पंचायत के लिए अलग अलग कानून पारित कर सकते हैं, बना भी सकते हैं। यहाँ पर सही हो जाएगा। ग्राम पंचायत का जो सचिव सचिव होता है एक चुना हुआ सदस्य होता है, जी नहीं होता है। जो आपका सचिव होता है, सेक्रेटरी होता है, उसकी एक परीक्षा होती है, यानी कि वो राज्य सरकार द्वारा, यानी कि सरकार के द्वारा चयनित होता है, ना कि उसको कैसे चुना जाता है, सदस्य के रूप में उसको नहीं चुना जाता है, जबकि सरकार द्वारा उसकी नियुक्ति की जाती है। यहाँ पर आपका ऑप्शन जो डी है, यानी कि कथन जो डी है वो यहाँ पर गलत दिया गया है, ठीक है। तो गलत आप यहाँ पर काट दीजिए और सही यहाँ पर सभी दिए गए हैं। तो चलिए यहाँ पर कौन सा राइट हुआ आपका, ए, बी और सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर यहाँ पर आ जाते हैं। अगला यहाँ पर आ चुका है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। सीटेट के एग्जाम में इसी प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टेटमेंट के रूप में। स्टेटमेंट ए दिया है और स्टेटमेंट बी दिया है, फिर आपसे पूछेगा 4 विकल्प करके कौन सा इसमें सही है, गलत है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आपको बताता हूँ। नीचे कथन आपके दिए गए, इसमें से आपको सही पहचानना है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। क्या घूर्णन कहलाता है? बिल्कुल कहलाता। सही बात यहाँ पर कही गई है। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर स्थिर कक्षा में गति को परिक्रमण गति कहते हैं। बिल्कुल कहते हैं। कौन सा यहाँ पर सत्य है? दोनों ही यहाँ पर सही हो जाएंगे, ठीक है। पृथ्वी पर जो अपने अक्ष पर घूमता है या घूर्णन करता है उसको घूर्णन गति कहते हैं या घूर्णन कहलाता है, ठीक है। और घूर्णन गति को ही क्या कहते हैं? परिक्रमण गति कहते हैं। और एक आपकी होती है परिभ्रमण गति। यहाँ पर समझा देता हूँ आपको, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर दोनों हो जाएंगे। पृथ्वी की जो गतियां होती हैं, पृथ्वी की 2 गतियां होती हैं। पहली गति कौन सी होती है? परिक्रमण गति। और दूसरी आपकी होती है कौन सी होती है? परिभ्रमण। परिभ्रमण गति आपकी दूसरी वाली होती है। जो आपकी परिक्रमण गति होती है इसी को कहते हैं वार्षिक गति। कौन सी गति? इसी को कहते हैं वार्षिक गति के नाम से भी जानते हैं। और परिभ्रमण को दैनिक गति के नाम से, किस गति से? दैनिक गति के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पर इतना समझ लिया। चलिए अगले क्वेश्चन पर यहाँ पर आ जाते हैं। अगला यहाँ पर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय धर्मनिरपेक्षता के संबंध में सही है? किस संबंध में? धर्मनिरपेक्षता की यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। कथन ए, राज्य का हस्तक्षेप धर्म में संभव है। राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। धर्म से सैद्धांतिक दूरी बनाए रखना, धार्मिक प्रभुत्व को रोकने के लिए विभिन्न कार्य, ठीक है, विभिन्न कार्य। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही विकल्प है? धर्मनिरपेक्षता से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। एक बात यहाँ पर आप सुनिएगा, ठीक है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि किसी भी एक विशेष धर्म को महत्व नहीं देना, जबकि सभी धर्मों को बराबर महत्व प्रदान करना आपका धर्मनिरपेक्षता होता है। अगर राज्य की यहाँ पर बात की जाए, राज्य जो है वो धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है, यानी कि राज्य का हस्तक्षेप धर्म में संभव है। बिल्कुल सही कथन कहा गया है। ठीक उसके विपरीत कहा गया कि हस्तक्षेप नहीं कर सकता, इसलिए यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। धर्म से सैद्धांतिक दूरी बनाए रखना, धर्म से सैद्धांतिक दूरी बनाए रखना, धार्मिक प्रभुत्व को रोकने के लिए विभिन्न कार्य भी किए जाते हैं। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ए, डी और जो आपके सी हैं यहाँ पर सही हो जाएंगे। बी को छोड़कर सभी यहाँ पर आपके सही दिए गए हैं। किसको छोड़कर? बी को छोड़कर। तो राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3, केवल ए, सी और डी। चलिए अगले क्वेश्चन पर यहाँ पर आ जाते हैं। आ चुका है अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। कथन ए और कथन बी। कथन ए है खुशबू, जिसकी उम्र यहाँ पर 19 वर्ष बताई गई है, वो नगर पालिका के चुनाव में मतदान करेगी। बिल्कुल करेगी। जिसकी भी उम्र 18 वर्ष हो जाती है वो नगर पालिका का चुनाव हो, चाहे जिस भी प्रकार का चुनाव हो जिसमें आम आदमी वोट करता है, वो आपका चुनाव मतलब कि मतदान करेगा, ठीक है, या करेगी। कमला वहीं कमला की आयु 54 वर्ष है, राष्ट्रपति के चुनाव में अपना मत डालेगी। चलिए आप लोगों ने यहाँ पर एक चीज तो गौर कर ली होगी, तो मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। चाहे जिस प्रकार का भी चुनाव हो जिसमें आम आदमी वोटिंग करता है, मतदान डालता है, वो तो आपको मैंने समझा दिया। खुशबू है जिसकी उम्र 19 वर्ष है, वो नगर पालिका में चुनाव की मतदान करेगी। बिल्कुल सही है। क्या राष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं उसमें क्या आम लोग चुनाव मतलब कि मतदान करने जाते हैं?
बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। ठीक है, राष्ट्रपति की चुनाव की प्रक्रिया अलग होती है। यहाँ पर आपका कथन बी है वो यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के संबंध में यहाँ पर पूछा गया है तो ए केवल यहाँ पर वैध है, ना कि यहाँ पर बी वैध है। आम लोग जो होते हैं, ठीक है, वो राष्ट्रपति का चुनाव नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर यहाँ पर आ जाते हैं। अगला, ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा को कहा जाता है। चलिए यहाँ पर समझा देते हैं। आपका ये रहा यहाँ पर ग्लोब, इसको बीचों बीच से आपकी काट रही है रेखा, जिसको विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। किस रेखा से? विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं, या इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमध्य। दो बराबर भागों में काटती है उसको कहते हैं भूमध्य या विषुवत रेखा। इसका मान 0 अक्षांश इसका मान होता है। इसके ऊपर आपकी होती है कर्क रेखा, जो कि 23.5 डिग्री, कितना? 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में आपकी स्थित होती है कर्क रेखा। ठीक इसके नीचे आपकी होती है मकर रेखा, जिसका भी मान होता है 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में आपकी स्थित होती है। चलिए आपको यहाँ पर मैंने समझा दिया। राइट आंसर आपका होगा विषुवत रेखा। ठीक है, विषुवत रेखा यहाँ पर हो जाएगा। अगला यहाँ पर आ चुका है। अगला कहता है कि किसी के प्रति पूर्वाग्रही होने का अर्थ क्या है? उन्हें नकारात्मक रूप से देखना, उन्हें उत्तम श्रेष्ठ मानना, जो लोग भिन्न है उनका अनादर करना, समूह के सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करना। इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं आप बिल्कुल आसान तरीके से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ही कुछ ट्रिक ऐसी छिपी होती है जिसको आप पहचान कर सिर्फ सेकेंडों में इसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पर कुछ चीजें गौर कर ली होगी। कौन सी चीजें? पहला, जो यहाँ पर पूर्वाग्रही के प्रति यहाँ पर अर्थ पूछा गया है। पूर्वाग्रही का मतलब होता है नकारात्मक, अनादर करना, भेदभाव करना, ये होता है इसका मतलब। ठीक है, तो यहाँ पर समझिएगा। उन्हें नकारात्मक रूप से देखना बिल्कुल सही है। उन्हें उत्तम श्रेष्ठ मानना, ये तो यहाँ पर गलत कह दिया गया है। उनका अनादर करना, ठीक है, बिल्कुल सही है। सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करना बिल्कुल सही है। मतलब कि एक जो कथन नंबर बी है वो इन तीनों कथनों से, यानी कि 4 कथन जो दिए गए हैं आपके यहाँ पर, बी कथन सभी में से आपका भिन्न है। भिन्न वाला ही यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि बी है, बी आपका यहाँ पर गलत है। बी को छोड़ दो और सभी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। बी जिस ऑप्शन में है उसको पहले यहाँ से काट दीजिए। तो बी को छोड़कर आपका ऑप्शन जो यहाँ पर चौथा है, चौथा सही हो जाएगा। ए, सी और डी, ए और सी यहाँ पर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। लद्दाख में किस धर्म के लोग तिब्बत का मौखिक ग्रंथ केसर सागा को गाते हैं? बहुत बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर उस पर नाटक भी खेलते हैं। केवल बौद्ध, मुसलमान और बौद्ध, हिंदू बौद्ध, केवल हिंदू। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा, क्या होगा? मुसलमान और जो बौद्ध लोग हैं ये दोनों ही केसर सागा ग्रंथ पर मतलब कि इसको गाते हैं और उस पर नाटक भी खेलते हैं। राइट आंसर मुसलमान और यहाँ पर बौद्ध हो जाएंगे। ठीक है, छोटा तिब्बत किसे कहते हैं? कई बार यहीं से क्वेश्चन पूछा गया कि या छोटा तिब्बत, छोटा तिब्बत किसे कहा जाता है? छोटा तिब्बत किसको कहा जाता है? बड़ा ही महत्वपूर्ण है। लद्दाख को, किसको? लद्दाख को कहा जाता है छोटा तिब्बत। आपके जो छोटा तिब्बत यानी कि लद्दाख में है, वहां पर आपका केसर सागा जो ग्रंथ है वो बहुत फेमस है। ये जो ग्रंथ है ये कहाँ का है तो ये तिब्बत का, लेकिन इसको मुसलमान और बौद्ध लोग, जो कि यहाँ पर आपकी इन्हीं की जनसंख्या पाई जाती है, इसलिए इसी को गाते हैं, इसी पर नाटक खेलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर यहाँ पर आ जाते हैं। अगला यहाँ पर आ चुका है। यदि कोई स्थान ग्रीनविच से 20 डिग्री, ठीक है, पूर्व में स्थित है, तब ग्रीनविच और उस स्थान के समय में कितना अंतर होगा? ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं ज्योग्राफी से। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपको समझाता हूँ। 20 डिग्री यहाँ पर बात की गई, 20 अंश कह लो या डिग्री कह लो। ठीक है, पूर्व में स्थित है, कहाँ पर? ईस्ट में आपका स्थित है। तो चलिए आपको मालूम होगा, क्या मालूम होगा? एक जो डिग्री होता है उसमें कितने मिनट होते हैं? आपके 4 मिनट होते हैं। कितने मिनट? 4 मिनट आपके होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है 20 डिग्री, तो 20 डिग्री में कितने मिनट हो जाएंगे? 4 का गुणा आप 20 में करोगे, यानी कि 80 मिनट आपके हो जाएंगे। 80 मिनट में कितने घंटे होंगे? 60 और 20 आपके हो जाएंगे 80, यानी कि 1 घंटा 20 मिनट। कितना? 1 घंटा और 20 मिनट। 1 घंटा 20 मिनट यहाँ पर इसका राइट जवाब होगा।
ठीक है, तो आपने यहाँ पर बिल्कुल आसान तरीके से इस क्वेश्चन को यहाँ पर सोल्व कर लिया। चलिए अगले क्वेश्चन पर यहाँ पर आ जाते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, ए और बी खिलाफत आंदोलन के बारे में है, यानी कि उसी के संदर्भ में खिलाफत आंदोलन के बारे में। तो कथन ए कहता है कि 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी, बिल्कुल थोप दी थी। भारतीय मुसलमान चाहते थे कि पुराने ऑटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। सही विकल्प का यहाँ पर चयन करें। यहाँ पर जो मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल आसान शब्दों में समझा देता हूँ। खिलाफत आंदोलन जो है, वहाँ के जो तुर्की के सुल्तान है खलीफा पर उन्होंने संधि थोप दी थी 1920 में, बिल्कुल सही कथन कहा गया है। जो भारत के जो मुसलमान लोग थे वो चाहते थे कि पुनः है उसी पर नियंत्रण हो जाए खलीफा का, लेकिन यहाँ पर नहीं शब्द लगा दिया कि नहीं होना चाहिए, इसलिए कथन जो बी है वो यहाँ पर गलत हो जाएगा। सिर्फ ए यहाँ पर सही होगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर आपका 4 नंबर का सही हो जाएगा। ए सही परंतु बी गलत। चलिए अगले क्वेश्चन पर यहाँ पर आ जाते हैं। महाजनपदों के राजाओं शासकों से नियमित कर वसूलते थे। कौन सा यहाँ पर कर के स्रोत थे? फसलों पर भी कर वसूलते थे, शिल्पकारों पर भी वसूलते थे, व्यापारियों पर भी वसूलते थे, तीर्थ यात्रियों पर नहीं वसूलते थे। ये यहाँ पर गलत है। ठीक है, डी यहाँ पर गलत है, ए बी सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है तीसरे नंबर का वो यहाँ पर सही होगा, ए बी और सी। बड़ा महत्वपूर्ण है जनपद काल। चलिए यहाँ पर मैंने एनसीईआरटी का यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट लगाकर यहाँ पर दिखा देता हूँ, जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जो महाजनपद थे उनके जो किले होते थे उसमें वो सेना रखते थे। सेना के लिए क्या जरूरत है, उनको मतलब कि उनको वेतन भी देना पड़ता था। वेतन उनको कैसे मिलेगा? उनको मिलेगा कर के रूप में। महाजनपदों के राजा लोगों के द्वारा समय समय पर उपहारों पर निर्भर ना रहकर अब नियमित कर वसूलते थे। फसलों पर भी कर, कारीगरों यानी कि शिल्पकारों पर भी कर वसूला करते थे। पशुपालकों को जानवरों एवं उनके उत्पाद के रूप में, जैसे कि पशुओं पर भी उनको कर देना पड़ता था, और उनसे जो उत्पादित पदार्थ होते थे दूध, घी, मक्खन, उनको देना पड़ता था राजा को। और व्यापारियों को भी देना पड़ता था। आखेट यानी कि शिकार करने वाले संग्राहक जो जंगल से वस्तुओं को एकत्रित करते हैं, कंदमूल, फल, वो भी राजाओं को कर के रूप में उनको देना पड़ता था। आपने यहाँ पर समझ लिया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर यहाँ पर आ जाते हैं। अगला यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन से कथन बुद्ध के उपदेशों से संबंधित सही हैं? सही कथन यहाँ पर आपको पहचानना है। बुद्ध के उपदेशों से हमारे कष्ट और दुख हमारे पिछले जन्मों के परिणाम हैं। बिल्कुल सही कहा है। गौतम बुद्ध ने कहा है कि जो हमारे कष्ट हैं, दुख हैं, वे हमारे पहले यानी कि पहले जन्म के ये परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं। और इनका जो कारण उन्होंने बताया है, इनकी जो वजह बताई है, वो है हमारे कष्ट और दुख हमारी लालसाओं यानी कि इच्छाओं की वजह से है। इसी को उन्होंने तृष्णा कहा है। इच्छाओं को क्या कहा है? तृष्णा कहा है। और कहीं जगह पर आपको तन्हा भी लिखा मिलेगा। ठीक है, तो ये शब्द आपके दोनों एक ही हैं, क्योंकि एग्जाम में एक बार पूछा गया है कि जो गौतम बुद्ध हैं यानी कि बुद्ध हैं, उन्होंने हमारी दुखों का जो इच्छाएं हैं, लालच है, उसका जो कारण बताया है, वजह क्या है, तब वहां पर ऑप्शन में तन्हा इस टाइप का लिखा था। तभी मैं कहता हूं आप यहाँ पर शब्द को गौर से देखिएगा। तृष्णा भी होता है और एक आपका तन्हा भी शब्द दिया गया है एनसीईआरटी पुस्तक में, इसलिए। तो यहाँ पर कथन आपके ये दोनों यहाँ पर सही हो चुके हैं। और एक खुशहाल जीवन के लिए बुद्ध के सभी अनुयायियों को उनके उपदेशों को मानना और पालन करना आवश्यक था। बुद्ध ऐसे नहीं, मतलब कि बुद्ध ये नहीं कहते कि हमारी कही गई बातों का आप पालन करो, उपदेश मानो। ठीक है, तो यहाँ पर सी गलत हो जाएगा कि खुशहाल जीवन के लिए बुद्ध के अनुयायी उनके उपदेशों को मानना और पालन करना आवश्यक था, ये गलत होगा। ए और बी यहाँ पर सही हो जाएंगे। आपके ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। भारतीय संविधान में एक प्रावधान है जो कि सरकार द्वारा सत्ता के मनमाने इस्तेमाल को जनता से बचाता है। निम्नलिखित में से उसकी पहचान करिएगा। बड़ा ही सरल क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं और इसका जो जवाब है, इसका जवाब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ऐसे कमेंट मत करिएगा 1 2 3। ठीक है, सिर्फ आप नाम लिखकर वहां पर कमेंट करेंगे कि कानूनी अधिकार है, मौलिक है,
ठीक है, क्या है? आप इस प्रकार से कमेंट करिएगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का। चलिए अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि सतत पोषणीय विकास के बारे में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि जो सतत पोषणीय विकास होता है आखिर वो क्या होता है। चलिए आपको यहाँ पर बिल्कुल आसान शब्दों में समझाता हूँ। ऐसा विकास जिसमें आने वाली जो भविष्य की पीढ़ियां हैं वो भी संसाधनों का उपयोग कर सकें और संसाधन को इस प्रकार से बचाए रखो, वही आपका होता है सतत पोषणीय विकास। ठीक है। कथन ए, सतत पोषणीय विकास का तात्पर्य संसाधनों का अधिकतम दोहन करना है, नहीं, बचाए रखो, यही होता है। यहां पर गलत हो जाएगा। सतत पोषणीय विकास के अभाव में अनवीकरणीय संसाधन निश्चित रूप से शीघ्र समाप्त हो सकते हैं। कौन यहाँ पर सही है? सतत पोषणीय के अभाव में जो अनवीकरण संसाधन हैं, यानी कि आपके पेट्रोलियम हो गए, खनिज हो गया, कोयला हो गया, ये संसाधन शीघ्र ही समाप्त हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, सही कहा गया है। यहाँ पर बी आपका सही है और सभी यहाँ पर गलत हैं। बी यहाँ पर सही है। ऑप्शन यहाँ पर आपका 4 सही होगा। ए गलत है किंतु बी यहाँ पर बिल्कुल सही दिया गया है। अनवीकरण संसाधन कैसे होते हैं? जो कि जिनका एक बार उपयोग करने के बाद मतलब कि दोबारा उपयोग में नहीं आ सकते हैं। जैसे आपका पेट्रोलियम हो गया, खनिज हो गया, ठीक है, कोयला हो गया, एक बार उपयोग कर लो दोबारा उपयोग में नहीं आ सकते हैं। और एक होता है आपका नवीकरण। नवीकरण भी यहाँ पर आपको समझाता हूँ। ऐसे संसाधन जिनका उपयोग पुनः कर लो, प्राप्त कर लो, जैसे कि जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस। चलिए यहाँ पर आपने समझ लिया होगा। अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। समय रेखा इतिहास के शिक्षण में क्यों इस्तेमाल की जाती है? समय रेखा कारण एवं प्रभाव को संबंध दर्शाने के लिए, संगठन की आंतरिक संरचना प्रदर्शित करने, दो कालखंडों के मध्य संबंध का पता लगाने, जानकारी को सारणी के रूप में प्रस्तुत। राइट आंसर यहाँ पर आपका होगा दो कालखंडों के मध्य। जैसे कि जो इतिहास में जो शिक्षण है समय रेखा, उसका जो महत्व है वो क्या होता है। जैसे यहाँ पर आप समझ लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आपका वैदिक काल आया, मतलब कि एक टाइम के अनुसार ही चल रहा है, मतलब कि समय रेखा में आपका चल रहा है। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता है, उसके बाद आपका वैदिक काल है, तो इसके मध्य की जो क्या क्या इसमें घटित हुई घटना है उसी का जो संबंध पता किया जाता है, उसी के लिए आपकी समय रेखा का इस्तेमाल किया जाता है। आपने यहाँ पर समझ लिया होगा। ठीक है। राइट आंसर आपका ऑप्शन 3, दो कालखंडों के मध्य संबंध का पता लगाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर आ चुका है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए और कथन बी यहाँ पर दिए गए हैं। मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसल उगाने और पशुपालन हेतु किया जाता है। कथन बी, स्थानांतरित कृषि मुख्यतः उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में प्रचलित है। चलिए यहाँ पर आपको बताता हूँ। जो आपकी मिश्रित कृषि होती है, कैसी कृषि? मिश्रित वाली कृषि में आपके क्या किए जाते हैं? भोजन वाली फसल भी इसमें उगाई जाती है, उसी के साथ इसमें चारे वाली फसल भी उगाई जाती है, और उसी के साथ इसमें पशुओं को चराया भी जाता है। पशुओं को चराया भी जाता है। ये आपकी होती है मिश्रित कृषि। आपने यहाँ पर समझ लिया, यानी कि स्टेटमेंट ए यहाँ पर बिल्कुल ट्रू है, यानी कि बिल्कुल सही दिया गया है। कथन बी की यहाँ पर बात करते हैं। स्थानांतरित कृषि, जिसको झूम कृषि के नाम से भी जानते हैं, जिसको उत्तर पूर्वी क्षेत्र में प्रचलित है, जिसको झूमिंग कृषि कहते हैं। ठीक है। और जो झूमिंग कृषि है या स्थानांतरित शील कृषि है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर जो है, इसको ब्राजील में क्या कहते हैं? क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए यहाँ पर बताता हूं मैं। ब्राजील में इसको रोका कहते हैं। ब्राजील में क्या कहते हैं? रोका कहते हैं। मैक्सिको की अगर बात करें, किसकी? मैक्सिको में इसको मिल्पा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैक्सिको में इसको मिल्पा कहते हैं। और इंडोनेशिया और मलेशिया की बात करें, किसकी? इंडोनेशिया और मलेशिया की बात करें, तब आपको बताना है लादांग कहते हैं। क्या कहते हैं? तब इसको कहते हैं लादांग। ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पर सभी चीजें एक एक करके यहाँ पर आपको बता दी। ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर दोनों यहाँ पर आपकी हो जाएंगे, ए और बी यहाँ पर दोनों सही हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 19। निम्नलिखित में से कौन विषैले खतरनाक उद्योगों और कार्यस्थल के उदाहरण हैं? खतरनाक विषैले की यहाँ पर बात की गई। कपड़ा फैक्ट्री, जहाज तोड़ने के उद्योग, कीटनाशक बनाने के उद्योग, चाय बागान। कौन सा यहाँ पर सही होगा?
जैसे कि आपने यहाँ पर उदाहरण देख लिया, विषैले जो खतरनाक उद्योग या कार्यस्थल होते हैं उसमें आपका कीटनाशक बनाने का जो उद्योग होता है ये तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक विषैला होता है, क्योंकि इसमें विषैले मतलब कि कीटनाशक मारने वाले ऐसे चीज़ें यहाँ पर निर्माण की जाती हैं। तो यहाँ पर आपने समझा कि सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। सी आपके ऑप्शन में यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, और यहाँ पर तो सभी गलत हो ही जाएंगे। ठीक है, चाय बागान कोई विषैला खतरनाक उद्योग नहीं होता है। ठीक है, और यहाँ पर जहाज तोड़ने के उद्योग क्या कोई विषैले खतरनाक होंगे? जी नहीं होंगे। कपड़ा फैक्ट्री आपकी क्या विषैली हो जाएगी? नहीं हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो सी है वो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। अगला, अक्षांशों के बारे में निम्नलिखित कथनों को यहाँ पर पढ़िए और उसका सही आंसर आपको देना है। दक्षिण ध्रुवीय वृत्त विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री अक्षांश दक्षिण में स्थित है। नहीं, 23.5 डिग्री दक्षिणी में जो स्थित है उसको कहते हैं मकर। क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। और यहाँ पर बात की गई कर्क रेखा जो है आपकी वो दक्षिणी गोलार्ध में होकर गुजरती है। दक्षिणी गोलार्ध में नहीं, कर्क रेखा आपकी उत्तरी गोलार्ध में होकर गुजरती है। ये भी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। मकर रेखा आपकी दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है, बिल्कुल सही है, जो कि 23.5 डिग्री जो कि आपकी दक्षिणी गोलार्ध में होकर गुजरती है। उत्तर ध्रुवीय व्रत ये भी यहाँ पर गलत होगा। ऑप्शन जो यहाँ पर सी है वही केवल यहाँ पर आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी यहाँ पर सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर यहाँ पर आ जाते हैं। आ चुका है यहाँ पर अगला, निम्नलिखित में से कौन से पूरा पाषाण स्थल में चूना पत्थर से बने औजार मिले हैं? आपके एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है, तो ब्रह्मगिरी, हुंसकी, इनामगांव, कोल्डी हवा। तो चलिए यहाँ पर चूना पत्थर से निर्मित औजार जो आपके मिले हैं वो हुंसगी से मिले हैं। हुंसगी आपका कहाँ पर है? हुंसगी आपका किस राज्य में पड़ता है? कमेंट करके आप बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा, जो कि पूरा पाषाण का आपका स्थल है। कोल्डी हवा आपके उत्तर प्रदेश में है। इनाम गांव आपके होड़ नदी के किनारे महाराष्ट्र के पुणे यानी कि महाराष्ट्र के पुणे में पड़ता है। ब्रह्मगिरी आपके कर्नाटक यानी कि दक्षिण भारत के इलाके में पड़ता है, पहाड़ियों के बीच वाला इलाका यहाँ पर बात की गई है। हुंसगी इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आपको यहाँ पर कमेंट करना है हुंसगी जो है ये पूरा पाषाण स्थल किस वर्तमान राज्य में पड़ता है। अगला यहाँ पर आ चुका है मिलान करने वाला क्वेश्चन। निम्नलिखित कॉलम का यहाँ पर मिलान कीजिए और सही विकल्प आपको यहाँ पर चुनना है। ठीक है, तो यहाँ पर करते हैं मिलान। रोलेट एक्ट सभी जानते हैं 1919 में, जिसको काला कानून के नाम से भी जानते हैं। पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में किसने की थी? पंडित जो जवाहरलाल नेहरू हैं उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी लाहौर अधिवेशन। किसमें? लाहौर अधिवेशन 1929 में। ठीक है, असहयोग आंदोलन और दांडी यात्रा। असहयोग आंदोलन आपका 1921 और दांडी मार्च आपका 1923। इस प्रकार के क्वेश्चन में अगर आप एक या दो चीजों का मिलान कर लेते हैं तो क्वेश्चन आप बड़े ही आसानी से यहाँ पर सोल्व कर पाएंगे। जैसे कि ए का यहाँ पर है आपका कौन सा है? ए का यहाँ पर है आपका थर्ड। ए का थर्ड देखिएगा किस ऑप्शन में, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन यहाँ पर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। क्वेश्चन कहता है कि तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती हैं। बिल्कुल बनती हैं। समुद्री गुफाओं के निर्माण के लिए उपयुक्त कारण का यहाँ पर चयन कीजिए। मानव निर्मित गतिविधि, सैलों का गिरना, पवन अपर्दन, तरंगों द्वारा अपर्दन एवं निक्षेपण। जो समुद्र में जो समुद्री गुफाओं का निर्माण होता है वो किस कारण से होता है आपसे पूछा है। वो तरंगों तथा अपर्दन निक्षेपण, जैसे समुद्र में जो तरंगे ऊपर नीचे इस प्रकार की लहरें उठती रहती हैं उन्हीं से समुद्री गुफा का निर्माण होता है। चलिए आपको यहाँ पर समझा देता हूँ एनसीईआरटी पॉइंट के अनुसार। चलिए आपको बताता हूँ। समुद्री तरंग के कार, समुद्री तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियां बनाते हैं। समुद्री तरंगे लगातार सैलों से टकराती हैं जिसमें दरार विकसित होती है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी हो जाती हैं। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। ठीक है, समुद्री गुफा कहते हैं। एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इन गुफाओं के बड़े हो जाने पर इनमें केवल एक ही छत बचती है, जिसको क्या कहते हैं यहाँ पर आपको जूम करके थोड़ा समझाता हूँ। ठीक है,
एक छत बचती है सिर्फ, जिसको तटीय मेहराब कहते हैं। लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवार जैसी संरचनाएं बनती हैं, जिसको स्टैक कहते हैं। स्टैक आपके क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। दीवार जैसी जो संरचना होती है समुद्र में, वो आपकी स्टैक कहलाती है। ठीक है, आपने यहाँ पर समझा। और ऊंचे शैलीय तटों को समुद्री भृगु के नाम से जाना जाता है। आप यहाँ पर चित्र के अनुसार यहाँ पर समझ पा रहे होंगे, तटीय मेहराब आपका ये है और समुद्री गुफा जो है आपकी, वो यहाँ पर इस प्रकार से समुद्री गुफा आपकी निर्माण हो जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है मिलान करने से संबंधित, कॉलम 1 और कॉलम 2। चलिए, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। वो सिर्फ कहाँ से, वो आपके वायुमंडल की परतों से भी हर बार एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ओजोन परत, रेडियो प्रेशर तरंगे, मौसम संबंधित घटनाएं, पतली वायु, इन सब का यहाँ पर आपको मिलान करना है। चलिए एक एक करके आपको यहाँ पर समझाता हूँ। ओजोन परत को कहते हैं समताप मंडल। ठीक है, तो ए का यहाँ पर आपका थर्ड हो जाएगा, क्योंकि समताप मंडल में किसी भी प्रकार की कोई मौसम संबंधित घटना नहीं होती है और इसमें ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन की लेयर। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, जीवन रक्षा वाली परत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए का जाएगा थर्ड के साथ। आपको ऑप्शन यहाँ पर 2 में ही ए का थर्ड दिया गया, ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जो रेडियो प्रेशर जो तरंगे होती हैं, ये आपकी होती हैं आयन मंडल में। किसमें? आपकी होती हैं आयन मंडल में। तो आयन मंडल में आपकी होती हैं कौन सी तरंगे? रेडियो प्रेशर की तरंगे। आयन मंडल को बहिर्मंडल के नाम से भी जानते हैं। तो आपका यहाँ पर इसका बी का यहाँ पर सेकेंड हो जाएगा। और मौसम संबंधित घटनाएं आपकी कहाँ पर होती हैं? ये आपकी होती हैं क्षोभ मंडल में। पतली वायु आपकी बाह्य मंडल, जो कि सबसे एक जो लास्ट वाला जो परत होती है आपकी सबसे ऊपरी परत, ठीक है, उसी को कहते हैं बाह्य वायुमंडल, जिसमें आपकी हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, तमाम प्रकार की गैसें पतली मात्रा में तैरती रहती हैं। चलिए, आपने यहाँ पर समझ लिया होगा। और यहाँ पर मौसम संबंधित सभी प्रकार की घटनाएं कहाँ पर होती हैं? वो आपकी क्षोभ मंडल में होती हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है? निम्नलिखित में से ग्लोब के बारे में सही कथन का यहाँ पर चयन कीजिए। किसके बारे में? ग्लोब के बारे में। ग्लोब पर अक्षांश व देशांतर खींचे होते हैं, बिल्कुल। यह अपने अक्ष पर झुकी हुई अवस्था में है, बिल्कुल सही है। यह पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप होता है, ग्लोब, सही है। यह अंडाकार आकृति में नहीं है, जबकि ये बीच में उभरी है और किनारों पर चपटी है। बीच में कैसी है ग्लोब? बीच में आपकी उभरी हुई है और किनारों पर आपकी यहाँ पर चपटी है और बीच में यहाँ पर आपकी उभरी हुई है। इसी को कहते हैं भू आब। क्या कहते हैं? इसी चीज को कहा जाता है भू आब। पृथ्वी को मतलब कि ग्लोब को भू आब कहते हैं, क्योंकि बीच में उभरी है और किनारों पर ये चपटी है, ध्रुवीय क्षेत्रों में ये चपटी है। तो डी यहाँ पर आपका अंडा आकृति वाला नहीं होगा। ठीक है, तो डी को छोड़कर सभी यहाँ पर आपके सही जवाब हो जाएंगे। डी इसमें ये गलत होगा, ये भी बचा आपका ऑप्शन 2, जो कि यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए, अगले क्वेश्चन पर यहाँ पर आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 26। राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित वाक्यों को विचार पूर्वक यहाँ पर पढ़ना है और सही विकल्प का यहाँ पर चयन करना। राज्यपाल के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया है। राज्यपाल राज्य का मुखिया कहलाता है, बिल्कुल। राज्यपाल की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। क्या राज्य सरकार इसको नियुक्त करता है? बिल्कुल नहीं करता है। केंद्र सरकार के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। चुनाव के बाद राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, बिल्कुल सही बात कही गई है। ए और सी यहाँ पर आपके सही होंगे, ए और सी, बी यहाँ पर नहीं सही होगा। तो ए और सी किस ऑप्शन में है? आपके ऑप्शन यहाँ पर थर्ड में है, जो कि यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए, अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। अभिकथन और कारण से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है। कथन कहता है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने औपनिवेशिक काल के दौरान मंदिर में प्रवेश आंदोलन की अगुवाई की। बिल्कुल की थी। कारण है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर चाहते थे कि लोग यह देखें कि समाज में जातीय पूर्वाग्रहों की जकड़ कितनी मजबूत है। बिल्कुल, दोनों सही है यहाँ पर, दोनों ही यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, और सही व्याख्या को भी यहाँ पर दर्शाते हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की। इनकी 1873 में एक पुस्तक आई है, 1873 में, गुलामगिरी। कौन सी पुस्तक? गुलामगिरी इनकी पुस्तक आई है। ठीक है, ज्योतिबा फूले की। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि
औपनिवेशिक काल में विधवा विवाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से आपको सही कथन की पहचान करनी है। किसके बारे में? विधवा विवाह के बारे में। कब? औपनिवेशिक काल, यानी कि आपके किस समय की यहाँ पर बात की जा रही है? ब्रिटिश सरकार के समय की यहाँ पर बात की जा रही है। विधवा विवाह के पक्ष में 1756 में एक कानून पारित किया गया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्राचीन ग्रंथों का उपयोग यह सुझाव देने के लिए किया कि विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती हैं। विधवा विवाह कानून पारित होने के बाद विवाह करने वाली विधवा महिलाओं की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई। जिन विधवाओं से विवाह किया गया उन्हें समाज में आसानी से स्वीकारा गया, यहाँ तक कि रूढ़िवादी तबके ने भी उनकी प्रशंसा की। तो यहाँ पर आपको सही बताना था। सही कथन यहाँ पर आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्राचीन ग्रंथों का उपयोग करके सुझाव दिया कि जो विधवाएं महिलाएं हैं वो पुनर्विवाह कर सकती हैं। आपका यह कानून कब पारित किया गया था? ये आपका 1856 में पारित किया गया था। कब? 1856 में। लॉर्ड डलहौजी। कौन सा? डलहौजी। इसने आपका क्या पारित किया था? इसी ने आपके विधवा विवाह कानून पारित किया था 1856 में, लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही कौन सा हुआ? ऑप्शन 2 यहाँ पर सही है। और इनको समाज में आसानी से स्वीकारा नहीं गया था, जबकि जो रूढ़िवादी तबके थे उन्होंने इनकी बहुत क्या की? घृणा की, यानी कि इनका विरोध किया, कह सकते हो विरोध किया, ना कि इनकी प्रशंसा की। इसीलिए ये सब यहाँ पर गलत हो जाएंगे। सही उत्तर आपका यहाँ पर ऑप्शन 2 यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर यहाँ पर बात करते हैं। निम्नलिखित में से स्वाभिमान आंदोलन की स्थापना किसने की? बड़ा महत्वपूर्ण है। तो ईवी रामास्वामी पेरियार ने, नारायण गुरु ने, BR अम्बेडकर या स्वामी विवेकानंद? सही उत्तर यहाँ पर आपका होगा ईवी रामास्वामी पेरियार। ठीक है, इन्होंने स्वाभिमान आंदोलन की शुरू की थी। ठीक है, राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला यहाँ पर आ चुका है। वंदगा शब्द को मध्ययुगीन काल के लिए किसके लिए उपयोग किया जाता था? ये जो है आपके गुलाम यानी कि दासों के लिए इसका उपयोग किया जाता था शब्द का। वंदगा का मतलब क्या होता था? गुलाम। यहाँ पर बात की जा रही है सल्तनत काल की। सल्तनत काल की बात की जा रही है। जैसे आपका कुतुबुद्दीन ऐबक है, वो आपका एक गुलाम था। ठीक है, गुलाम आपका था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो गुलाम जो थे और जो मालिक था यानी कि जो राजा सम्राट था उसके प्रति बहुत वफादार होता था, पुत्र से भी ज्यादा। राजा जो है, राजा अपने पुत्र से भी ज्यादा बंदगा पर विश्वास करता था। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए मुगलों द्वारा प्रयोग में लाई गई श्रेणी क्रम व्यवस्था कहलाती है। कल ही मैंने, यानी कि इससे पहले की जो मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड की है उसमें मैंने मुगल साम्राज्य टॉपिक को खत्म किया है। ठीक है, तो जो पद, वेतन और सैन्य संबंधित जो उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं वो आपकी मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत। कौन सी? मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत। अगला यहाँ पर देख लीजिएगा अगला क्वेश्चन। संगम कविताओं में किन 3 राजवंशों को मूवेंदर कहा गया है? किसको कहा गया है? चोल चेर पांड को कहा गया है मूवेंदर। ठीक है, संगम कविताओं में। तो संगम कविताओं को क्या कहते हैं? संगम साहित्य के नाम से भी जानते हैं, जो कि तमिल की जो प्राचीन रचनाएं हैं उनको संगम साहित्य के नाम से यहाँ पर जानते हैं। वीडियो आपके लिए यहीं तक था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।